आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे नाम की जिन्होंने अपनी आलोचना से, अपनी कलम से साहित्य को देखने का नजरिया ही बदल दिया। चलिए आज नामवर सिंह के जीवन और उनकी विरासत की परतों को खोलते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे नामवर सिंह? ऐसा क्या था उनमें कि आज भी हिंदी साहित्य का हर छात्र उन्हें पढ़ना और समझना चाहता है? देखिए, सीधे सीधे कहें तो वो 20वीं सदी में हिंदी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, मतलब साहित्यिक आलोचना का एक बहुत बड़ा नाम थे। एक ऐसा नाम जिनके काम ने साहित्य पर होने वाली बहसों को एक नई शक्ल दी। तो उनके जीवन और काम को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम उनके परिचय से शुरू करेंगे, फिर उनकी पढ़ाई, उनका प्रोफेसर के तौर पर सफ़र, उनके लेखन और सम्मान, और आखिर में बात करेंगे उनके मशहूर निबंध प्रगीत और समाज की। तो चलिए सबसे पहले उनके जीवन से जुड़ी कुछ बुनियादी बातों पर नजर डालते हैं। उनकी पूरी कहानी की जड़ें यही हैं। देखिए, जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के गांव जियानपुर में और पिता एक शिक्षक थे। तो कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई का माहौल तो उन्हें घर में ही मिला, जिसने उनके एकेडमिक भविष्य की नींव रखी। और इसी माहौल का असर उनकी शिक्षा पर भी दिखा। वो बौद्धिक धार जिसके लिए नामवर सिंह जाने जाते हैं, उसकी बुनियाद उनकी शिक्षा में ही पड़ी थी। चलिए देखते हैं कि उनका पढ़ाई लिखाई का सफर कैसा रहा। इस टाइमलाइन में एक पैटर्न साफ नजर आता है। शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूलों में हुई, फिर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए बनारस आए, और फिर बीए, एमए और पीएचडी सब कुछ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से। मतलब उनकी एकेडमिक शख्सियत को गढ़ने में बीएचयू का बहुत बड़ा हाथ था। और हाँ, उनकी पीएचडी का विषय ये अक्सर पूछा जाता है। उन्होंने 1956 में पृथ्वीराज रासू की भाषा पर अपना शोध पूरा किया। ये सिर्फ एक थीसिस नहीं थी, इसने उस समय हिंदी साहित्य की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी थी। तो इतनी मजबूत एकेडमिक तैयारी के बाद अब बारी थी प्रोफेसर बनने की, और उनका ये सफ़र उन्हें देश के कई कोनों में ले गया। शुरुआत हुई 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, फिर वो सागर विश्वविद्यालय गए, उसके बाद जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट के हेड बने, और फिर 1974 में वो आए जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां उन्होंने एक बहुत लंबा वक्त गुजारा। लेकिन वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे, पढ़ाने के साथ साथ लेखन और संपादन की दुनिया में भी वो बहुत एक्टिव थे। मतलब वो सिर्फ किताबों पर लिखने वाले क्रिटिक नहीं थे, वो लिटरेचर की दुनिया को शेप भी कर रहे थे। जनयुग और आलोचना जैसी पत्रिकाओं के एडिटर रहे, राजकमल प्रकाशन जैसे बड़े पब्लिशिंग हाउस के सलाहकार भी बने। तो एक तरह से वो साहित्य के इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए नामवर सिंह को सबसे ज्यादा जाना जाता है, उनकी आलोचना, उनकी किताबें और उन्हें मिले सम्मान। और इस सिलसिले में एक साल बहुत खास है, 1971। इसी साल उन्हें मिला भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये अवार्ड उन्हें मिला उनकी किताब कविता के नए प्रतिमान के लिए। इस किताब ने सचमुच हिंदी कविता की दुनिया में हलचल मचा दी थी। इसने कविता को देखने, उसे समझने के पुराने तौर तरीकों को चुनौती दी और नए पैमाने बनाए। इसी किताब ने उन्हें हिंदी के टॉप क्रिटिक्स की लीग में खड़ा कर दिया। ये उनकी कुछ और मशहूर किताबें हैं, बकलम खुद, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद। इनमें से हर किताब हिंदी आलोचना में एक मील का पत्थर है। किसी में वो इतिहास को खंगालते हैं, तो किसी में साहित्य की परंपरा पर सवाल उठाते हैं। चलिए अब आखिर में बात करते हैं उनके उस निबंध की जो अक्सर लोगों ने अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ा होगा, प्रगति और समाज। हाँ, और यहाँ एक जरूरी बात, कई लोगों को लगता है कि प्रगीत और समाज एक अलग किताब है, पर ऐसा नहीं है। ये असल में उनकी एक दूसरी किताब वाद विवाद संवाद में छपा एक निबंध है। ये एक छोटा सा फैक्ट है, पर जानना जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि नामवर सिंह आज भी इतने जरूरी क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ साहित्य पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि साहित्य के चश्मे से समाज, इतिहास और हमारी परंपराओं को देखना सिखाया। एक ऐसा नजरिया जो आज भी उतना ही ताज़ा और ज़रूरी लगता है। कभी सोचा है कि क्या एक छोटी सी पर्सनल कविता समाज के बारे में उतनी ही बड़ी सच्चाई बता सकती है जितनी कोई महाकाव्य?
आज हम 20वीं सदी के हिंदी साहित्य की इसी बहुत बड़ी और दिलचस्प बहस की गहराई में उतरने वाले हैं। अच्छा, इस पूरे मुद्दे को थोड़ा आसान बनाते हैं। आज के जमाने का एक सवाल लेते हैं। सोचिए, हमारी दुनिया के बारे में ज्यादा कौन बताता है? कोई पर्सनल सा पॉप सॉन्ग या फिर कोई बहुत बड़ी शानदार फिल्म? तो बस यही था उस समय का असली टकराव। कविता के दो रूप बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ था प्रगीत, मतलब एक छोटा पर्सनल सा गीत जो सीधा दिल से निकलता है, और दूसरी तरफ था प्रबंध काव्य, एक बहुत बड़ा कहानी वाला महाकाव्य जो पूरे समाज का आईना दिखाता है। और देखिए, बहुत लंबे समय तक इस बहस का नतीजा लगभग तय ही था। मतलब लिटरेचर की दुनिया में सब जानते थे कि कौन जीतने वाला है। एक ही क्लियर विनर था, और वो चैंपियन था प्रबंध काव्य। जी हाँ, ये जो बड़ी बड़ी महाकाव्य कविताएं होती थी, जो समाज की पूरी तस्वीर सामने रखती थी, बस उन्हीं को असली और सीरियस पोइट्री माना जाता था। और इस सोच को सबसे ज्यादा बल किससे मिला? हिंदी क्रिटिसिज्म के एक बहुत बड़े नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। उनकी बात तो लिटरेरी वर्ल्ड में पत्थर की लकीर मानी जाती थी। तो उनका तर्क क्या था? वो कहते थे कि भाई देखो, सिर्फ ये जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, बस वही समाज की सारी जटिलताओं को दिखा सकती हैं, और ये जो छोटी पर्सनल कविताएं हैं, प्रगीत, इनको तो बस अपने में ही खोया हुआ मानकर खारिज कर दिया जाता था, ज्यादा भाव नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। दशकों से जो सोच चली आ रही थी, उसे चैलेंज करने के लिए इस बहस में एक नई और बहुत ही हिम्मत वाली आवाज ने एंट्री ली। और वो आवाज थी क्रिटिक नामवर सिंह की। उन्होंने अपने एक बहुत ही जबरदस्त निबंध प्रगीत और समाज में एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा जिसने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि जो किसी इंसान की सबसे पर्सनल, सबसे अंदर की फीलिंग्स होती है वो हवा में पैदा नहीं होती। असल में वे अक्सर एक पूरे दौर की, पूरे समाज की सोच को दिखाती हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। अच्छा, तो ये तो हो गया आइडिया। अब सवाल ये है कि नामवर सिंह ने अपनी इस बात को साबित कैसे किया। चलिए, अब उनके दिए हुए सबूतों को देखते हैं। उनका पहला सबूत थे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, जो अपनी मुश्किल और बहुत गहरी कविताओं के लिए मशहूर थे। अब मुक्तिबोध की मजेदार बात ये थी कि वो दोनों स्टाइल में लिखते थे, लंबी कविताएं भी और छोटे पर्सनल गीत भी। और पता है क्या, उनकी छोटी कविताएं भी उतनी पावरफुल और मीनिंगफुल थी। तो यहां से सीधा सीधा उस सोच को चुनौती मिली कि सिर्फ महाकाव्य ही सीरियस हो सकते हैं। मतलब साफ था, पुराने नियमों को फिर से देखने का वक्त आ गया था। लेकिन असली, जिसे कहते ना नॉकआउट पंच, वो आया एक दूसरे कवि से, शमशेर बहादुर सिंह। उनकी कविता ने तो इस पूरी डिबेट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अब जरा इन लाइनों को देखिए। ये 1941 की एक कविता से हैं। हार कर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। पहली बार में सुनने पर लगता है कि ये किसी की पर्सनल हार या निराशा की बात है ना? लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? और बस यहीं पर नामवर सिंह का पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ये कविता एक इंसान की हार की भावना को लेकर एक ऐसे बेरहम हिंसक समाज पर कमेंट करती है जहां शिकारियों ने, यानी बाज ने, आदमी का खून चख लिया है। देखिए कैसे एक इंसान का निजी दर्द पूरे समाज की सच्चाई बन गया। और ये आइडिया कि किसी एक अकेले इंसान की सबसे गहरी फीलिंग में पूरी इंसानियत की सच्चाई छुपी हो सकती है, ये सिर्फ नामवर सिंह नहीं कह रहे थे। वेस्टर्न थिंकर जैसे थियोडोर अडोर्नो ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। तो कुल मिलाके हुआ ये कि इन सारे तर्कों से नामवर सिंह ने इस पूरी बहस को एक नया फ्रेम दे दिया। उन्होंने कविता के मतलब को ही आप कह सकते हैं कि फिर से डिफाइन कर दिया। उन्होंने कविता को देखने का एक नया नजरिया दिया। पहला पॉइंट, जो पर्सनल है वही सोशल है। दूसरा, कविता की ताकत उसकी लंबाई से नहीं, उसकी गहराई से नापी जाती है। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, आर्ट का असली काम ही यही है कि वो एक सच्चे पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए समाज की हकीकत को सामने लाए। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, नामवर सिंह का मकसद महाकाव्यों को खारिज करना बिल्कुल नहीं था। वो तो बस कला के दायरे को और बड़ा बना रहे थे। वो ये कह रहे थे कि एक छोटा सा ईमानदार गीत भी समाज के लिए उतना ही जरूरी हो सकता है जितना कोई बड़ा महाकाव्य। तो ये बहस सिर्फ 20वीं सदी के किताबों में ही बंद नहीं रह गई,
नामवर सिंह के जो आइडियाज़ हैं वो हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा करते हैं जो आज की हमारी डिजिटल दुनिया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में असली सामाजिक सच्चाई कहाँ छुपी है, किसी वायरल रील में या फिर किसी बड़े नॉवल में? क्या आज की ये छोटी पर्सनल वायरल चीज़ें ही नया प्रगीत हैं? और अगर हाँ, तो ये हमारे समाज के बारे में हमें क्या बता रही हैं? ये एक सोचने वाली बात है ना?